चलो भाई देखो, इससे पहले कि चैप्टर शुरुआत करें समझते हैं क्या कहानी है। क्या कर रहा है? देखो इधर, सबसे पहले हेल्थ के बारे में कुछ पुरानी डेफिनेशन दी गई है ना। क्या बोला गया है हेल्थ को? कि भैया एक स्टेट है किसकी, बॉडी और माइंड की। ये सारा किसका खेल है? दिमाग का, दिल का नहीं, शरीर का। बॉडी विद ब्रेन, ठीक है, इसका खेल है सारा का सारा। तो ब्रेन जो है वो क्या माना गया? ये तो शुरू से पता है कि भैया बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन है। तो ब्रेन के हिसाब से बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है, ठीक। और बॉडी के ऊपर अगर ब्रेन का कंट्रोल हट जाए तो अनहेल्दी हो सकता है बंदा, डिजीज पर्सन हो सकता है, ऐसा माना जाता था पहले, है ना। तो एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है कि ये हेल्थ जो है कुछ भी नहीं है, केवल एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था, अवस्था समझते हो, स्थिति, ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रेन जो है बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक। और इसके अंदर ये माना गया कि भैया कुछ ह्यूमर होते हैं, है ना। जैसे एक बोला गया कि ब्लैक ह्यूमर वाला जो बंदा है, ब्लैक बाइल वाला जो बंदा है, अरे भैया आयुर्वेदा में नहीं पढ़ते हो? वित्त क्या, पित्त कफ वात, है ना, ये सब पढ़ते हो ना, अम्ल। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे माना गया, जैसे हिप्पोक्रेट्स, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट था, एक फिलोसफर था हिप्पोक्रेट्स, उसने भी क्या बोला? जिन बंदों के अंदर ब्लैक बाइल रिलीज होगा उनका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो गर्म रहेंगे, हॉट रहेंगे। बात समझ में आई? और जिनके अंदर ब्लैक बाइल रिलीज नहीं होगा, अब ये ब्लैक बाइल क्या भला है भाई? पता ही नहीं है क्या है, सामने वाले को पता ही नहीं कि अंदर कुछ है। भाई अंदर ब्लड जैसा भी कुछ है, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम जैसा भी कुछ है। भाई आप समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं हीट जो है ना कंपनसेट हो रही है। अगर समझो एक पर्टिकुलर पार्ट में ही बॉडी के अंदर फ्लूइड सर्कुलेट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या कर रही है, पूरी की पूरी इसमें सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, और जहाँ पर भी हीट बन रही है वो हीट हमारी स्किन से बाहर निकल रही है। अरे समझ रहे हो? तो क्या बोला गया कि भाई ब्लैक बाइल है, जैसे किसी बंदे के अंदर ब्लैक बाइल है तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, इसके अंदर ब्लैक बाइल नहीं है तो इसका टेम्परेचर कम है। कैसे नापा गया? थर्मामीटर से नाप लिया, ठीक। लेकिन उसके बाद एक भाई साहब आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की ब्लड सर्कुलेशन की, कि भैया सबके अंदर क्या मिलता है? ब्लड। और वो ब्लड लगातार क्या होता है? सर्कुलेट। और उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अलग अलग बॉडी टेम्परेचर है, अलग अलग बेसल मेटाबॉलिक रेट है, अलग अलग मेटाबॉलिज्म है। बात समझ में आई? तो उसने क्या किया कि अच्छा तुझे लग रहा था ये ब्लैक बाइल है, ले भाई ले थर्मामीटर। तुझे लग रहा है ये वाला वाइट बाइल है, ले भाई थर्मामीटर। ये येलो बाइल है, ले थर्मामीटर। और सबके मुंह में थर्मामीटर लगा दिया और पता लगा टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर एक जैसा ही आ रहा है। तो ये जो थी क्या, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये हमेशा के लिए डिस्प्रूव कर दी गई। इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस एक बार आया केवल इतना सा पार्ट, ठीक है। तो अभी इतना सा पार्ट लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलो, वैसे हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता ही है, पर एनसीईआरटी की आदत है बिल्कुल जीरो से उठाती है फिर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो वैसा ही हम इम्यूनिटी वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे, डिजीज वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे, ड्रग एडिक्शन वाला जो पार्ट है वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज वाला। चलो, तो ह्यूमर का मतलब समझ में आ गया आपको? ह्यूमर का मतलब कोई एक लिक्विड है, वही जो आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में लिखा भी है इसने। मेडिसिन के आयुर्वेदिक सिस्टम में जो बोला गया कि भैया वात, कफ, पित्त, अम्ल, ये चार अलग अलग ह्यूमर है, ऐसा बोला जाता है, आज भी बोला जाता है आयुर्वेदा में। और जिनके अंदर इसका इम्बेलेंस हो जाता है वो गड़बड़ हो जाती है। अगर ये भाई साहब अपने क्या नाम है इनका, हिप्पोक्रेट्स, इनसे पूछो कि भैया इसके अंदर ब्लैक बाइल है जरा निकाल के दिखा, तो नहीं पता उसको। लेकिन उसने तुक्का मारा, क्या बोला उसने कि भैया जिसके अंदर ब्लैक बाइल होगा ज़्यादा उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, जिसका ब्लैक बाइल कम होगा उसका बॉडी टेम्परेचर कम होगा। आ गई क्या बात समझ में? पर ये सब ऊपर ऊपर से कही हुई बातें थी, ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था और बोला था एबिलिटी टू फ्लाई, याद आ रहा है? एनाइमा इनाइमा। तो यहाँ फिर हम यही बोलेंगे कि भैया कम से कम उन्होंने इस बारे में सोचा तो सही। अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो विलियम हार्वे इस पॉइंट पे डिस्कवरी नहीं करता। उसने डिस्कवरी की तब जाके हम आगे बढ़ पाए। बात समझ में आ रही है? चलो, तो पर्सन विद ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल जिस पर्सन के अंदर होगा वो पर्सनालिटी कैसी होगी? हॉट। ये वो वाला हॉट नहीं जो तुम समझ रहे हो, हाँ ये दूसरा वाला हॉट है, ठीक है। आगे देखो, ये ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? बाय विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ये देखो, चलो लिख लो। और इन्होंने हमेशा के लिए गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया।
पूरे पहले पैराग्राफ में बस एक ही चीज काम की जो लास्ट वाली आपने लिखी है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। लिख लिया? डन? आगे देखो, हाँ लिख लो लिख लो। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा ही है ना, कि भैया हेल्थ कैसे मेंटेन करोगे, बॉडी बना के, जिम जाके, देसी घी खा के, ऐसे फास्ट फूड खा के, योगा होगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है। चलो जी, डन। आगे देखो, आगे देखो भैया, आगे देखो। हेल्थ का कतई ये मीनिंग नहीं होता कि भैया किसी को डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर फिजिकल फिटनेस, मेरी बात समझना, दोनों वर्ड बोले एनसीईआरटी ने। अगर कोई एकदम फिजिकली फिट है, एकदम शानदार, लेकिन मेंटली खत्म है, बात समझ में आई? फिजिकली एकदम फिट है लेकिन मेंटली खत्म है, तो क्या बताओ, वो हेल्दी है क्या? नहीं। अगर बंदा जो है उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेंटली या सोशली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तब भी वो क्या है? फिट नहीं है, राइट? वो अनहेल्दी है। तो डिजीज होना अलग चीज है, अनहेल्दी होना अलग चीज है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? क्या डिजीज पर्सन अनहेल्दी होगा? क्या अनहेल्दी पर्सन डिजीज होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, मजा आ गया।
आगे देखो, अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो आपको तो क्या दोगे? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड सोशल वेलबींग। ये देखो, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सही होना चाहिए वो। ठीक, आगे देखो, हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, एनसीईआरटी के जो पॉइंट है वही लिख लेते हैं। सबसे पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई है बंदे के अंदर, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, जन्म से लेके पैदा हुआ है तो बेचारा क्या ही हेल्दी हो जाएगा। ठीक, दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, पूरी थ्रू आउट द लाइफ उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड, बताओ, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करती है, ज़बरदस्त। आज हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों को लगता है कि हम हेल्दी हैं, बट वी आर नॉट हेल्दी। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। सिर्फ मेज़ के खाने की बात नहीं है, रात रात भर हम जगते हैं। हाँ, चलो लिख लो। हो गया? लिखो जल्दी लिखो, लिखना है अभी थोड़ा सा आज की क्लास में तो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। चलो आगे देखो, हाँ लिख लो। आगे भी थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ही है, बच्चों वाली बात है। हो गया? आगे देखो, आगे देखो, ये पॉइंट दिए एनसीईआरटी ने, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आपको पता है सारे के सारे। हाँ देख लो क्या पॉइंट है। गुड हेल्थ के लिए क्या है? बैलेंस डाइट, सबको पता है। पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा, कुछ नहीं करते हम। देख लो, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजेबल वॉइस, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा जा चुका है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? वेक्टर का मतलब डिजीज स्प्रेडिंग एजेंट, उनको हम वेक्टर बोल सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड और वाटर। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीज हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। ठीक है, लिख लो। हाँ, जिनको लिखना है वो लिख लो। अच्छा, लिखने से अनहेल्दी हो गया तू?
लिख लिया? आगे देखो, आगे देखो, डिजीज कितनी तरह की होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। सबसे फेटल कौन सी है? सबसे फेटल इन्फेक्शियस डिजीज बताओ? एड्स। और सबसे घातक खतरनाक नॉन इन्फेक्शियस? कैंसर। अरे कौन है ये? लिख लो, लिख लो, लिख लो। हाँ, लिख लिया सबने? आगे देखो, आगे देखो इधर। एनसीईआरटी ने कुछ टाइटल लिखे हुए हैं, बस समझने पे ध्यान दो। बच्चों वाली बात है, कोई खास बात नहीं है। जब भी किसी भी एक या ज्यादा ऑर्गन का फंक्शन अफेक्ट हो जाए, सुनना ध्यान से। जब भी किसी बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन का फंक्शन, फिजियोलॉजी अफेक्ट हो जाए और उससे रिलेटेड साइन और सिम्टम आने लगे, बात समझ में आ गई क्या? जब बॉडी के एक या एक से ज्यादा ऑर्गन क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर ना रहे और साइमल्टेनियसली क्या आने लगे, साइन और सिम्टम आने लगे, तो इसको आप क्या बोल दोगे? वी से दैट, बताओ, डिजीज, डिजीज्ड पर्सन, इसको हम क्या बोल देंगे? ये बंदा कैसा हो गया? डिजीज्ड, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक। अब देखो आगे, डिजीज दो तरह की है, बचपन से जानते हो, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का ट्रांसमिशन कैसे होगा? बहुत सारी चीजें, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो सकता है। भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करोगे, वेक्टर्स हो सकते हैं, है ना? तो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और वेक्टर्स, और है, बिल्कुल, फिजिकल टच, फिजिकल कांटेक्ट, ये सब हो सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, कुल मिला के कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यूटेंसिल यूज कर लो किसी के भी। इवन आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी बात की थी, देखा था ना? हाँ, एड्स की बात की हमने, तो वहां पे देखा था कि इन्फेक्टेड मदर टू, ठीक है, तो ये सारी बात है। सबसे कॉमन है ये वाला इन्फेक्शियस, जो है ये बात बात पे हो जाता है, हमें ही हो गया जाना कितनी बार अभी, है ना? इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अब बताओ, एग्जाम्पल दो। कैंसर और एड्स। ये तुम्हारे लिए होमवर्क, तुम लिख के लाओगे, मुझे बताओगे कल कि नॉन इन्फेक्शियस कौन कौन से हैं। बहुत सिंपल से हैं यार, ऐसे ना करो, 10th क्लास में पढ़ाते हैं। आगे बताओ, इसका जवाब दो। फेटल इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस, एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी फेटल है, कैंसर, लिख लो। अरे अभी सोच के बता दो, होमवर्क लाओगे क्या उसमें भी? दो चार नाम तो बता दो नॉन इन्फेक्शन। डायबिटीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बस बस बस, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब, अगर किसी बंदे को किसी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किसी की भी डेफिशिएंसी या इम्बेलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता वो, ठीक है ना? वो सब किस में आएगी? नॉन इन्फेक्शियस। नहीं, कैरी फॉरवर्ड मतलब ऐसे सामने वाले को नहीं दे सकते हम, जनरेशन टू जनरेशन नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल आएगा, क्वाशियर मेरास्मस। हाँ, मेंटल डिजीज के साइन है।
कौन? देख लिया? लिखो लिखो, अभी तो पेन ही पटक रहे उठा उठा के। लिखो जल्दी। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े? चलो जी आगे देखो। आगे देखो। आगे देखो, कॉमन डिजीज पे जा रहे हैं अब सीधे। अब काम की चीजें आने वाली है हमारे काम की। इसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे टाइफाइड से। पहले एक बार प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले बताओ पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे? पैथोजन। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से हो सकते हैं सब जानते हो? बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथ। बिल्कुल सही है, बोल बोल। हाँ, प्रोटोजोआ। कॉन्स्टिपेशन। फंगस यानी कि फंजाई। फंजाई। डिजीज का नाम बोल दिया बेटा तुम तो। अब ये देखो इधर क्या होगा। यहाँ तक सब सिंपल सी बात है, लेकिन लास्ट वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, बस उतने पे हाईलाइट करेंगे। पैथोजन आएगा, बॉडी में एंटर करेगा, क्या करेगा? या अकेला रहेगा कि मल्टीप्लाई करेगा? जिस एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके रेस्ट करेगा, वो ध्यान देना। एक स्पेसिफिक ऑर्गन में वो जाएगा, है ना? कहाँ चला जाएगा? स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके बैठ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसको पता है कि भैया इस जगह पे मुझे खतरा नहीं है और खाने पीने की भरपूर सामग्री मिलने वाली है। इसको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, है ना? ऐसे सुन लो, पूछा नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आगे देखो। ये मल्टीप्लाई करेगा और क्या करेगा? जो वाइटल एक्टिविटी है, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, उनको हैम्पर कर देगा। हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर देगा। बुखार आने लग जाएगा। मेरी बात समझ आई? सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर या कोई ना कोई ऐसे साइन और सिम्टम नजर आने लगते हैं। छींक आ जाएगी, आंखों में पानी आने लग जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाएगी। ठीक, तो आपको याद क्या करना है? आपको ये याद करना है कि जब भी वो जिस भी होस्ट के अंदर पहुंचेगा, होस्ट के अंदर पहुंचते ही उसको क्या करेगा? मॉर्फोलॉजिकली डैमेज। कैसे करेगा? अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मलेरिया का। मलेरिया में जब स्पोरोजोइट अंदर जाता है
तो क्या करता है, सबसे पहले वो जाता है लीवर में। लीवर में खा पी के बड़ा होता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और लीवर की सेल्स को फाड़ फाड़ के बाहर ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में आता है तब आरबीसी में घुस जाता है। आरबीसी में खाता है पीता है, फिर आरबीसी को फाड़ के। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, कैसा डैमेज कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकल, और फंक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फंक्शनल डैमेज भी है। तो काम की बात जो है वो ये है। अगली बात सुनो, समझने की कोशिश करना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की देखो। पैथोजेंस हैव टू, इसको करना है अपने को हाईलाइट। जिस होस्ट के अंदर जा रहा है पैथोजन, पैथोजन जिस होस्ट के अंदर जा रहा है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। कैसे, समझो, हमने खाना खाया बिना हाथ धोए, हाथों में बैक्टीरिया लगे थे, हमने रोटी खा ली तोड़ के सीधी खा ली, तो कम से कम वो जो बैक्टीरिया साथ में गया है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को सलाइवा के लाइसोजाइम से बचा ले। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो HCl एसिड से खुद को बचा ले। भाई जब बचा ही नहीं पाएगा तो तू खाएगा बैक्टीरिया है, खाएगा बैक्टीरिया। कोई चोर है, वो पिछले 25 साल से कोशिश कर रहा है कि वो एक चप्पल तो चुरा ले, कुछ चुरा ही नहीं पा रहा, तो भाई तू खाएगा चोर, समझेगा नहीं। तो ये वाला पार्ट याद रखना, अडेप्टेशन वाला। हर एक पैथोजन को जिस होस्ट में वो जा रहा है, हर एक पैथोजन को अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखाना होता है। तो जिस होस्ट में जाएगा उस होस्ट के एनवायरनमेंट से बच के निकलेगा। ठीक है, तो क्या कर लेगा वो, अडेप्ट कर लेगा। ये बहुत शानदार फीचर है, ये पूछा जा सकता है। चलो लिख लो। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर टाइफाइड, या फिर एक काम करता हूँ, ये लिख लो पहले, फिर एक कैटेगरी वाला चार्ट बना देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन सी। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तुमसे पूछने वाला हूँ मैं, बैक्टीरियल डिजीज के नाम बताओ। किस किस को याद है बैक्टीरियल डिजीज के नाम, कम से कम 5 नाम कौन बता सकता है बैक्टीरियल डिजीज के। बैक्टीरियल डिजीज हमारे अंदर सिट्रस कैंकर नहीं, हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा अभी, बॉटनी के नहीं बता रहे। और है गजब शानदार, क्या बात है, डिप्थीरिया वेरी गुड, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, कौन सा, टेटनेस, प्लेग, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम बताओगे, मजा आ गया, बस अब तुम बताओगे और मैं लिखूंगा नाम। डिसेंट्री, ठीक है, लेकिन डिसेंट्री जनरली कहाँ पढ़ेंगे हम, प्रोटोजोल में, अब में भी एक डिसेंट्री है ना। हो गया।
शुरू कर। आगे बढ़े, चलो देखो। हम्म, अच्छा टाइफाइड आ गया पहले, कौन था ये? अभी बताऊंगा, चलो। टाइफाइड मेरी थी वो। चलो देख लो एक बार, फोटो देख लो उसका। टाइफाइड मेरी। देखो जरा उधर क्या रखा है प्लेट में। खोपड़ी रखी है उधर। अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले इधर आ जाओ। चलो, तो सबसे पहला नाम बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होंगी? उसके बाद वायरल कौन सी होंगी? उसके बाद हेलमिंथ कौन सी होंगी? ठीक है। और फंगस या फिर प्रोटोजोल ले लो, प्रोटोजोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगस पे नहीं जाते हैं अपन, इतना ध्यान रख लेते हैं पहले, इतना ही काफ़ी है। चलो बैक्टीरियल में बताओ। टाइफॉइड, और बोलो। कोलेरा, बहुत ही शानदार जवाब। टेटनस, एक एक करके। निमोनिया। ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रेसी है। डिप्थीरिया, बहुत ही बढ़िया। डिप्थीरिया, प्लेग, और पर्ट्यूसिस। डीपीटी, डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, ठीक है, बहुत है। वायरल पे आ जाओ। पहला ही नाम सबसे पहले ये आता है। कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई। इधर आएगा मास्क, और इधर आएगी ईट। ये लो, हार्पिक को खाना है तो मास्क लगा लो पहले। चलो जी, बताओ, नाम बताओ। नाम बताओ, पहले लिखो मत यार। HIV। बिल्कुल गलत जवाब। हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। बहुत सही जवाब, कॉमन कोल्ड। हाँ, और भी लिख सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस। ये क्या है? टीनियासिस। इधर देखो, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। बहुत ही सही जवाब। स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर। ये लो जी, लिख लो। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? वेक्टर कौन है? सेसे फ्लाई। ठीक है। चलो जी, बताओ डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर है? कौन बताएगा? डायरिया और डिसेंट्री में क्या अंतर है? हैंड रेज करके बताओ, तुक्का मत मारो। हाँ बोल। हाँ ठीक है, स्पेलिंग के अलावा बोल। क्या? वेरी गुड, सही जवाब। हाँ, डायरिया जो होगा, डायरिया में केवल दस्त लगेंगे। देयर विल बी नो ब्लड एंड म्यूकस। अगर ब्लड आ जाए साथ में तो डिसेंट्री, और अगर म्यूकस भी आ जाए तो अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है। डायरिया के अंदर केवल दस्त लगेंगे, ओनली दस्त। ठीक है। डिसेंट्री में ब्लड भी आएगा दस्त के साथ। अमीबिक डिसेंट्री में दस्त के साथ ब्लड और म्यूकस भी आएगा। दस्त नहीं समझता बेटा? कभी लगे नहीं? फर रहे? लूज मोशन, यस।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया सबने? चलो तो फिर शुरू हो जाओ। कौन बताएगा टाइफॉइड का बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका बताओ। विब्रियो कॉलेरी, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस है क्या? अभी दिखाने वाला हूं न्यूमोनिया के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस पक्का? ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम भी है पर बेसिलस भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसको देने के लिए आप कौन सा वैक्सीन यूज करते हो? बीसीजी। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कामेट ग्यूरिन। कामेट ने डिस्कवरी की थी और ग्यूरिन ने चाय पिलाई थी उसको। कामेट का उसका असिस्टेंट था तो उसका भी नाम दे दिया। ठीक, आगे देखो। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। जितने याद रहे उतने ठीक है। सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पेलिडम। गोनोरिया, निसरीरिया गोनोरी। ठीक है ना? जितने याद रहे उतने ठीक है। आगे देखो। हेपेटाइटिस, नाम ही है हेपेटाइटिस वायरस। एचआईवी, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस। राइनो वायरस ये पता ही है। वुचरेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम हो सकता है, टीनिया सेजिनेटा हो सकता है। लिखाया था वहां पे एनिमल किंगडम में। बताओ टेनिया टीनिया किस में आएगा? प्लेटी में क्या एस्केलमेंथीज में? प्लेटी में। ठीक है, आगे बढ़ो। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा, स्लीपिंग सिकनेस। हाँ हाँ, क्या? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, काला अजहर, लिस्मानिया डोनोवेनाई। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसीलिए काला अजहर को क्या बोलते हैं? लेशमानियासिस भी बोलते हैं। काला अजहर का दूसरा नाम क्या है? लेशमानियासिस। लेशमानियासिस। ये लो जी, लिख लो। इसके बाद टाइफॉइड स्टार्ट करते हैं। टाइफॉइड फीवर किस किस को हुआ है जीवन में बताओ? मुझे भी हुआ है, खतरनाक है ना? उस जमाने में जब मुझे टाइफाइड फीवर हुआ था तो केवल एक ही दवाई थी उसकी, क्लोरमफेनिकोल। 15 दिन तक लेनी होती थी और आराम नहीं आता था, 1-2 महीने की जा पड़ती थी। ठीक। और भूख नहीं लगती थी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार बना रहने वाला फीवर, है ना? 39 डिग्री के आसपास। पर अभी क्या है, अभी थोड़ी सी एडवांस मेडिसिन आ गई तो जल्दी रिलीफ आ जाता है, पहले नहीं आता था आसानी से। ठीक है। और टाइफॉइड सबसे पहले कब पता लगा? जब टाइफॉइड मेरी का पता लगा। हाँ, खाना खिलाया उसने। लिख लिया क्या? चलो जी आगे देखो। ये देखो, ये रही हो। तो हाँ, यही है। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले इधर बताओ मुझे, पैथोजेन बैक्टीरियम का नाम बताओ। साल्मोनेला टाइफी। कैसे फैलेगा बच्चे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हाँ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, आगे देखो। सिम्टम, लगातार बना रहने वाला फीवर, 39 से 40 के आसपास लगातार बना रहेगा। ठीक है ना? और बताओ, अभी अभी बताया मैंने आपको। वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, सब हो जाएगा। डायरिया मत लिख देना, बस ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिपेशन होगा, बंदे को भूख नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही तो कम खा रहा है, कम खा रहा है तो सब मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, ठीक है, आगे देखो। सीवियर केस होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अगर आपको याद आ रहा हो तो परफोरेशन वर्ड मैंने एक जगह और यूज किया था। बताओ। यस, यूट्रस में आईयूडीज के केस में आईयूडीज का भी परफोरेशन हो जाता है। तो परफोरेशन का मतलब क्या हो गया? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छेद हो जाना। ठीक है। और कभी कभी सीवियर अगर हो जाएगा तो डेथ भी हो जाएगी। कैसे कंफर्म करोगे? विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट से कंफर्म करेंगे। सबसे पहले कैसे पता लगा? एक क्लासिक केस है, पुराना केस है। कौन थी? मैरी मेलन। ये क्या थी? कुक थी। और सबको क्या कर रही थी? खाना खिला रही थी। ये ऐसे, है ना? कैसे खाना खिला रही थी? अरे भैया बहुत बढ़िया खाना है, और मुंह से ड्रॉपलेट निकल निकल के जा रहे थे। और सारे के सारे ड्रॉपलेट या हाथ इन्फेक्टेड हैं सारी चीज़ों से,
सबको क्या खरीदी, लो भाई, वो कहता अरे वाह यार हलवा तो बढ़िया लगा, हलवा बढ़िया लगेगा इसे, उसमें क्या है साल्मोनेला टाइप ही, लो खाओ। तो लाइन लगा दी इसने वहां पे, सारे एक पर्टिकुलर एरिया में ये कार्यक्रम चल गया। चलो लिखो, इसके बाद लिखेंगे न्यूमोनिया। फोटो नहीं बनाना उसका, मेरी मेलन का, सपने में आ जाएगी रात को। लिख लो जल्दी। लिख लिया बच्चों, लिख लो लास्ट लाइन लिख लो, अंडरलाइन करते चलना जहाँ जहाँ पे भी मैंने किया हुआ है ना। डन। आगे देखो न्यूमोनिया, लिख लिया, लास्ट लाइन लिख लो। बताओ न्यूमोनिया के बारे में, जब तक ये लिख रहे हैं तब तक बताओ। बचपन में होता है न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किस किस से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और एक और दिया हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजी, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जबरदस्त और खतरनाक इंपॉर्टेंट है, क्यों, उसको सीधा रिलेट करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से, ध्यान देना।
तो इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजिया, इन्फ्लुएंजा आएगा तो ये किसको कोज कर रहा है? निमोनिया को। ध्यान देना, ठीक, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या क्या होगा आपको पता ही है, बचपन में देखा है बच्चों को निमोनिया होते हुए। सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होने लगती है, कफ, और हाँ वीजिंग साउंड आने लगता है, और फीवर होगा, ठंड लगेगी, चिल्स, हाँ, और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो नेल और फिंगर ब्लू हो जाते हैं। क्यों हो जाएंगे ब्लू? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा? मिथाइल के साथ। तो क्या बन जाएगा? मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। इसको क्या बोलते हो? साइनोसिस। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा याद? रेस्पिरेशन में बताया था मैंने आपको, लिखाया नहीं पर बताया था। चलो जी आगे देखो, हो जाओ शुरू, बताओ। पैथोजेनिक बैक्टीरियम का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या इन्फ्लुएंजा, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करेगा ये? लंग्स को, यानी कि एल्वियोलाई को। इसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? फ्लूइड। जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताओ? एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर गया तो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो गई। जब रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? बाहर एयर में ऑक्सीजन तो खूब है, लेकिन वो ऑक्सीजन को बच्चा जो है अंदर नहीं ले पा रहा, वहां पे ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा सीवियर केसेस में? जो टर्मिनल जो पॉइंट है अपने, ये उंगलियां, ये पैर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रे टू ब्लूइश कलर अपीयर हो जाएगा। आगे देखो, सिम्टम बताओ क्या क्या होंगे। ये क्या हुआ? चिल्स, कफ, फीवर, और एक वो कॉमन सिस्टम सिम्टम जो अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, हेडेक। ये देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में हेडेक लगा दो, बोले हेड से हेडेक हो गया, ऐसा नहीं। आगे देखो, सीवियर केसेस में क्या क्या होगा बेटा? नेल्स और फिंगर्स कैसे हो जाएंगे बताओ? सिर्फ ब्लू नहीं, ग्रे भी याद रखना है। ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ध्यान देना, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ये कब होगा? सीवियर केसेस में। फैलेगा कैसे? ट्रांसमिशन का तरीका क्या है? अगर किसी सामने वाले बंदे ने खांसा या छींका तो क्या होगा? इधर भी आ जाएगा वो, यानी कि ड्रॉपलेट्स या एरोसोल, ड्रॉपलेट्स या एरोजोल। ये किसने रिलीज किए? इन्फेक्टेड पर्सन ने। ठीक, अभी इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको। आगे देखो, क्या शेयर कर सकते हो? उसने खाया पिया कुछ है, ग्लासेस, यूटेंसिल्स, चम्मच, कपड़े लत्ते, कुछ भी शेयर करोगे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको बाद में लिखना। देखो एक बार, अब यहाँ पे एक तरीका, एक पैटर्न बताया जाता है। पैटर्न किसका? ड्रॉपलेट्स का। जनरली हमें लगता है कि हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बाद में लिखना, सुन लो पहले। जब भी हमें लगता है कि हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो यूं ऐसे आछी या आछू, भाई कुछ नहीं हो रहा। कम से कम 1,000, 1,500, 2,500, 3,000 ड्रॉपलेट्स एक साथ निकलते हैं जब भी आप छींकते हो, खांसते हो। कभी कभी तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है उसने अगर छींक दिया, खांस दिया और मुंह पे हाथ भी नहीं लगाया, तो उसने इधर भी फैलाया, इधर भी फैलाया, सामने भी फैलाया और पीछे भी फैलाया। पहली बात। दूसरी बात, जब भी जैसे मैं खड़ा हुआ हूं अभी, अगर मैं अभी खांसूंगा, ठीक है ना, सीधा मुंह करके, तो 3 तरह के ड्रॉपलेट होते हैं। एक ड्रॉपलेट वो हैं जो थोड़े से हेवी होंगे, ठीक है, वो तुरंत यहाँ नीचे गिर जाएंगे। जो थोड़े से उससे ज्यादा भारी हैं वो थोड़े आगे जाएंगे। और मैक्सिमम तो 2 गज की दूरी। बात समझ में आई? तो ये जो दूरी मेंटेन की है, किस पैटर्न पे की है? ये इस पैटर्न पे की है कि आपके जो ड्रॉपलेट्स है वो मैक्सिमम कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो इस पैटर्न के ऊपर ही जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली डिजीज हो, चाहे डिप्थीरिया हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें आपको क्या करना है? ये दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पैटर्न होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, यहाँ पर और भी कुछ दिए हैं एनसीईआरटी ने। एक तो प्लेग दिया हुआ है। प्लेग, प्लेग का वेक्टर कौन है? पिस्सू, है ना, चूहा। और चूहे के ऊपर क्या मिलेगा? पिस्सू, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है? यर्सीनिया पेस्टिस। ये देखो, प्लेग के टाइप भी होते हैं फिर, जैसे ब्यूबोनिक प्लेग खतरनाक होता है, ठीक है। डिप्थीरिया का कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये लो जी, लिख लो।
यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस। पिस्सू लिख लेना ब्रैकेट में, पिस्सू। बहुत खतरनाक होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना इसका, बहुत डरावना सा लगता है। हाँ, रेड फ्ली, चूहे के ऊपर रहता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब गुजरात में फैला था, एक जबरदस्त प्लेग फैला था, लोग मर गए थे हजारों की तादाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वॉर में यूज करते थे इसे। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल वेपन, वैसे। आपको पता है और किसको यूज किया था ऐसे बीच में, याद है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को यूज किया था, उसको ऐसा बोलते थे कि एंथ्रेक्स के जो स्पोर है उनको पाउडर की फॉर्म में बना के और लिफाफे में रख के और भेज देते थे, जो खोलता था वही फैल जाता था। तो कई सारी चीजें ऐसी फैली हुई हैं इधर से उधर। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट लिखेंगे वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में पहला जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कॉमन कोल्ड। किससे होगा? राइनो वायरस से। लिख लो। मैं क्लास के बाद तुम्हें व्हाट्सएप। नेक्स्ट लिखो, लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीवियर केसेस वाले, ये याद रखना। इसके सीवियर केस में क्या होगा, उसके सीवियर केस में क्या होगा। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग किसके केस में हो रही है ना? टाइफाइड में है क्या? आगे आने वाला है। चलो आगे बढ़े। हाँ, देखो आगे, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ। कॉज बाय राइनो वायरस। ठीक है, ये देखो, ये केवल किसको इन्फेक्ट करेंगे? नोज को और रेस्पिरेटरी पासेज को, लेकिन लंग्स को नहीं करेंगे। बट नॉट लंग्स, लंग्स को नहीं करेंगे। राइनो वायरस, अभी अभी क्या बोला मैंने आपको? आप बार बार अगर सवाल पूछोगे तो उसका एक ही जवाब है, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया, हर एक हेलमिंथ के लिए एक बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट सेफ है। वहाँ जाके वो बैठता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रो करता है और उसके बाद अटैक करता है। बात समझ में आई? तो ये भाई साहब कहाँ बैठेंगे? इसको बोल सकते हो आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है ना? ये एक तरह का यूटीआई माना जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूआरटीआई भी बोलते हैं इसको। ठीक, आगे देखो सिम्टम क्या क्या है इसके, और कितने दिन तक रहेंगे? 5 से 7, 3 से 7। देखो, अगर कभी भी अगर किसी को जुकाम खांसी और ये वायरल हो गया जबरदस्त, तो कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक लेने की। एंटीबायोटिक किस पे काम करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे। हाँ, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए डॉक्टर लिखता है जनरली, ऐसा नहीं कि पागल है डॉक्टर। हाँ, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एलर्जी और दूसरे साइड वाली जो चीज़ें हैं जो अटैक कर सकती है उनको सप्रेस करने के लिए लिखता है वो। क्यों? क्योंकि अगर आपको हल्का भी याद आ रहा हो तो जब भी अपने को कॉमन कोल्ड होता है तो भाई साहब किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है बॉडी में वीकनेस आ चुकी है पूरी तरह से, एनर्जी नहीं रही। आंखों में गंगा, नाक से गंगा, सब जगह ऐसे ही बहता रहेगा मामला। ठीक है, रनिंग नोज। क्लियर है? हेडेक होने लगे, अच्छा हेडेक सब जगह आ रहा है, अभी तक कॉमन ही चल रहा है, ध्यान देना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं, कॉमन से सिम्टम हेडेक। आगे बोलो। है? हाँ, स्नीजिंग। स्लीपिंग कौन बोला? स्नीजिंग और, अच्छा कफिंग और, अरे भाई सबको हुआ है ना ये तो बोल तो दो। वाटरी आईज, ठीक है। न्यूमोनिया। हाँ, नेजल डिस्चार्ज का मतलब वही हो गया, नाके बहना और सब बहना। और बताओ।
सोर थ्रोट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोर थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला ऐसा छिला छिला सा फील होना। फिर आप क्या खाते हो? विक्स की गोली लो, सोर थ्रोट। और बताओ? सोर थ्रोट। और छींक छींक के थक जाएंगे तो टायर्डनेस। ये देखो, फैटिक, बिल्कुल सही जवाब है। फैटिक, सुस्ती आ जाएगी, थक जाएंगे, थकावट हो जाएगी। वही वाली बात सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी है। बताओ? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और शेयरिंग यूटेंसिल्स। ये लो जी, ठीक है। मुझे याद है एक वीडियो बीच में आया था, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था, चाइना से या कहीं से तो बना था। उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ रेडिएशन के थ्रू ये बताया, एक आदमी के हाथ पे कुछ लगा दिया लिक्विड, और कुछ तो रेडिएशन था, इनवर्स रेडिएशन कुछ तो था ऐसा। तो उस एक बार या कोई रेस्टोरेंट था, शायद रेस्टोरेंट, हाँ कहीं का वीडियो था। तो जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी देर में उसने देखा कि वो हाथ पे जो लिक्विड लगा हुआ था, सबकी टेबल पे, सबके मुंह पे, सबके हाथों पे फैल चुका वो थोड़ी देर में। समझ में आई? तो ये लास्ट वाला देखो, शेयरिंग यूटेंसिल्स। तुम्हें क्या लगता है कि बाहर जब अपन खाना खाने जाते हैं, इधर उधर चाट वाट मसाला वसाला, तो क्या करते हैं? वो मांजते हैं उसको। इधर ये पानी में डुबोया, ले अगले वाले के लिए रेडी। जिस चम्मच को तुम बड़े हाँ बिल्कुल चम्मच, वाह एक्सक्यूज मी, चम्मच देना भैया स्टील वाली। वो कुछ नहीं, जिस गिलास में तुम चाय पी रहे हो उसमें पता नहीं कौन पी चुका पहले। हाँ, केश पैसा बोलता है। कैश, इवन मोबाइल, सबसे गंदे हैं दोनों। मतलब कैश वैसे अच्छा है लेकिन कब अच्छा है? जब वो जेब में रहे, अकाउंट में रहे। लेकिन जैसे हाथ में आएगा तो कंटामिनेशन कॉज कर देगा इसीलिए बोले लिक्विड मनी ज्यादा अच्छी है ना। हम्म। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मलेरिया। हाँ, प्रोटोजोअल डिजीज। हम्म। तो आज के बाद अगर कोई तुम्हारे पैसे नहीं दे, उधार ले रखे हो, तो बोले ले आज छी राइनो वायरस। लिख लिया? ऐसा ना करना कभी, पता लगे तुम ईएनटी डॉक्टर बन गए, पेशेंट नहीं आ रहे, तो तुमने चार पांच बंदे किराए पे लिए और छोड़ दिया मोहल्ले में। बोलो जो दिखे जिसके ऊपर ही छींक दे भाई ऐसे मत बन जाना। डेंटिस्ट बन गए तो किसी को लेके पत्थर लेके घुमा रहे हो मार्केट में, बोले जो दिखे दांत तोड़ दे
ऐसे मत करना। आगे बढ़े, चलो ये आगे देखो। आगे देखो बच्चे, मलेरिया कौन कॉज करेगा? प्रोटोजोआ, कॉज बाय प्रोटोजोआ, नाम बताओ। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी। देखो एनसीईआरटी ने शायद मलेरिया लिखा हुआ है, पर हायर स्टडीज करोगे तो वहाँ मेलेरी आएगा लिखा हुआ, मेलेरी, है ना, पर अपन तो वही लिखते हैं जो एनसीईआरटी लिख रही है, मलेरिया। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ये देखो। और ओवेलिस, प्लाज्मोडियम ओवेलिस, ये भी होता है एक, ठीक है ना। फाल्सीपेरम जो है ये मोस्ट डेंजरस, इवन फेटल, मोस्ट डेंजरस, इवन फेटल, इवन फेटल टू, ये देखो, ठीक। अब इसके बाद मलेरिया साइकिल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बच्चों बच्चों को पता है, मलेरिया जो है 2 होस्ट में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। किस किस में? मैन और मॉस्किटो। मैन का मतलब यहाँ पे आदमी, मतलब ह्यूमन दोनों है, मेल और फीमेल, ठीक है ना। हाँ, वेक्टर, फीमेल, एनोफेलिस, मॉस्किटो। अगर हम लोग इसको डिस्कवर करते हैं तो कैसे लिखते हैं? कौन लिखता है इसको? वेक्टर क्या लिखते हैं आप? आप लिखते हैं सीधे काला मच्छर, पीला मच्छर, लाल मच्छर, नीला मच्छर, धारी वाला मच्छर। ए फॉर अच्छा मच्छर, बी फॉर बड़ा वाला मच्छर। हाँ, बस बस बस, लिख लो। मादा मच्छर, मादा एनोफेलिस मच्छर, वाह। कौन सा धारी वाला मच्छर, कौन सा है? कौन सा मच्छर है जो यहाँ कमर से ऊपर तक नहीं उड़ता? क्या? ये अपने दोस्तों के नाम बताने लग गए। हाँ, चौड़ा चौड़, लिख लो। कितना टाइम? 15 मिनट है, चलो इसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। लिख लिया? चलो आगे देखो। हाँ, हाँ, फिर भी फीमेल क्यों घूमती है, मेल क्यों नहीं घूमता?
एक्चुअली इम्यूनिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एक सवाल जो मुझसे हर साल पूछा जाता है वो ये कि सर मच्छर के काटने से एड्स क्यों नहीं होता। मच्छर के काटने से एड्स क्यों नहीं होता, ये सवाल मेरे से हर साल पूछा जाता है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप। सुनो मेरी बात सुनो, बहुत गजब के डेटा बताता हूँ आपको इसके पीछे के कि मच्छर के काटने से एड्स क्यों नहीं होता। पहली बात, जब एक मच्छर, समझो एक बंदा है जिसको एड्स हो रखा है, एक हेल्दी है, दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं। मच्छर ने पहले किसको काटा? एड्स वाले को। फिर किसको काटा? हेल्दी वाले को। तो वो जितना अमाउंट ट्रांसफर करता है ब्लड का, या जितना अमाउंट ट्रांसफर करता है वायरस का, वो बहुत ही कम होता है। अगर वो चाहता है, कौन? मच्छर, कि इस बंदे से इन्फेक्शन इसको हो जाए, तो उसको कम से कम 1.5 से 2 लाख बार काटना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है। तब तक तो दूसरा वाला निकल जाएगा या इधर निकल लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, हाँ मच्छर खुद ही मर जाएगा। दूसरी बात, सुनो सुनो सुनो, एक और गजब का डेटा बताता हूँ। दूसरी बात सुनो, कई लोगों के अंदर HIV वायरस आ जाता है और आके निकल जाता है, और कई लोगों के अंदर रह भी जाता है। सुना ध्यान से, खतरनाक डेटा है, आगे पढ़ोगे हायर स्टडीज में। HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, जेनाइटल हर्पीस, गोनोरिया, सिफिलिस, इन सब के वायरस बॉडी में आते हैं। कईयों के पड़े रहते हैं बॉडी में ही, डोरमेंट फॉर्म में। ठीक है, जैसे समझो कोई आज वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, बोले देखा मेरे को कुछ नहीं होता है ना, मेरा HIV वायरस आ गया बॉडी के अंदर तभी कुछ नहीं हुआ मेरे को, पता लगे आज नहीं 3 साल बाद जाके डोरमेंसी खत्म हुई उसकी, तो इफेक्ट आ जाएगा, है ना। या फिर वायरस का लेवल इतना ही है कि थ्रेश होल्ड लेवल से नीचे बना हुआ है तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन थ्रेश होल्ड टच कर लिया है, उससे ऊपर बढ़ गया तो एड्स हो जाएगा। खतरनाक डेटा है, ध्यान रखना। तो अगर किसी को ये लगता है कि भाई अगर किसी ने किसी इन्फेक्टेड बंदे या बंदी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जो इन्फेक्टेड है और उसको कुछ नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि उसको पहले साल कुछ नहीं हुआ या 2-3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। पता लगे वो HIV वायरस उसकी बॉडी के अंदर आ गया लेकिन डोरमेंट पड़ा हुआ है, अगले 3-4 साल बाद एकदम से फट पड़ा वो, और जब वो फटा तो फिर समझ रहे हो तुम क्या क्या होगा। लिख लिया? चलो लिख लिया तो अब आगे देखो। ये देखो, ये फ्लो चार्ट में बना के लाया हूँ तुम लोगों के लिए, बड़ा सुंदर सा है, बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, पर मुझे लगता है कि तुम लोग इधर ही देखते रहोगे बार बार, इसलिए पहले तो इसको हटाऊं मैं। चलो देखो, तो पहले जो फ्लो चार्ट में बना के लाया हूँ उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इसका अच्छे से, मलेरिया साइकिल याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं। समझो कोई एक मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, हाँ एनोफेलिस, वो जो है उसकी सलाइवा में ऑलरेडी क्या है? स्पोरोजोइट्स है। जब ये किसी हेल्दी आदमी को काटेगा तो स्पोरोजोइट उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। स्पोरोजोइट जब उसके अंदर जाएंगे तो वो स्पोरोजोइट घूमते घूमते ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? लीवर में। लीवर में खाएंगे पिएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लीवर की सेल्स को फाड़ के बाहर आ जाएंगे, है ना। इनके सबके नाम है ट्रोफोजोइट और इस तरह के नाम है, पर आप बस इतना ही याद रखना जितना एनसीईआरटी ने दिया है। वहाँ से बाहर आएंगे तब भी उनको चेन नहीं मिलेगा, अब कहाँ घुस जाएंगे? आरबीसी में। आरबीसी में खाएंगे पिएंगे और एक हीमोजोइन करके एक केमिकल रिलीज करेंगे, क्या नाम है? हीमोजोइन, है ना। तीसरे से चौथे या 5वें दिन के आसपास वो रिलीज होता है हीमोजोइन। जैसे ही हीमोजोइन, आरबीसी फटी, हीमोजोइन ब्लड में रिलीज हुआ, हीमोजोइन कैसे काम करेगा? पायरोजन की तरह। कैसे एक्ट करेगा? पायरोजन की तरह। पायरोजन बॉडी के अंदर वो केमिकल होते हैं जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई? उनको पायरोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन निकल रहा है? ये हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या करेगा? चिल्स, फीवर, ठंड लग के बुखार अगर आई है तो ये किसका सिम्टम है? मलेरिया का। ध्यान देना, डॉक्टर जाते ही पूछता है भैया ठंड लग के बुखार आई है क्या? अगर ठंड लग के बुखार आई है तो किसका सिम्टम है? मलेरिया का। और ठंड लग के बुखार क्यों आई है? हीमोजोइन की वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी सिंपल बात कर रहे हैं, उसके बाद सेक्सुअल एसेक्सुअल साइकिल की बात करेंगे। इसके बाद एक कोई भी एक सिंपल साफ सुथरा सा अच्छा सा मच्छर आया जो इन्फेक्टेड ब्लड नहीं है जिसके पास, उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, काटा तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया उसने, उसने इन्फेक्टेड ब्लड लिया, ठीक है। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस पार्ट पे, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसको ले लिया, लेके वो कहाँ चला गया? उसके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्रम चलता रहेगा आगे की तरफ। तो एनसीईआरटी ने जो दिया है वो ब्रीफ ये है जो थ्योरी वाले पार्ट में दिया है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा सारा, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी बात कर रही है इस साइकिल की, इस तरीके से। इस साइकिल में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? ध्यान से देखो,
एक एक वर्ड एक एक लाइन याद होनी चाहिए। आगे देखो क्या बोल रही है, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट को अंदर डाल देगा, क्या याद है क्या हमें, पढ़ लिया अभी अभी। ये स्पोरोजोइट जैसे डाले सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, लीवर में, लीवर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे बताओ, ब्लड में पहुंचेंगे। ये देखो, लेकिन ब्लड में पहुंचने से पहले ये क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, कुछ लिखा है क्या यहाँ, तो लीवर सेल्स के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्पोर्स बनेंगे, ये इसको फाड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, पैरासाइट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअली, किसके अंदर कर रहे हैं फिर, आरबीसी के अंदर, ये रुक नहीं रहे अब। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परफॉर्म किया लीवर सेल्स में। अभी भी इनको लगा कि हमारी आर्मी में कम है नौजवान, अब घुस जाओ आरबीसी में। आरबीसी में घुस गए, वहां खाया पिया, खूब सारा मल्टीप्लीकेशन किया, आरबीसी को फाड़ी, फिर दूसरी आरबीसी में। तो ये क्रम चलता रहेगा लगातार, आरबीसी फटती रहेगी, हीमोजोइन रिलीज होता रहेगा, ठंड लग के बुखार आती रहेगी। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, हीमोजोइन निकलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, गेमिटोसाइट। ये गेमिटोसाइट डिफरेंशिएट हो जाएगा मेल और फीमेल में। मेरी बात समझ में आई, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया खत्म और सेक्सुअल चालू। ठीक है भैया, आप जैसे बोल रहे हो ना मेल और फीमेल बन गया, तो अब ये क्या आ गई, सेक्सुअल स्टेज आ गई। अरे समझे कि नहीं, आप मेल और फीमेल गेमिट बनाते हो तो आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना भैया, तो गेमिटोसाइट जो बना था उस गेमिटोसाइट से अब क्या बना, मेल और फीमेल, बोलो गैमेट। ठीक है, इसको क्या बोला आपने, सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल स्टेज। अब कोई ये आया भाई अपना, इसने मच्छर ने खाया इसको, ये गेमेटोसाइट को ले जाएगा, ये गेमेटोसाइट क्या करेंगे, उसकी गट के अंदर, मॉस्क्यूटो की गट के अंदर फर्टिलाइज हो जाएंगे। मेल और फीमेल कहाँ जाके मिल रहे हैं, मॉस्क्यूटो की गट में। ठीक है, मॉस्क्यूटो की गट में जब मिलेंगे मेल और फीमेल तो क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट। ये देखो डेवलपमेंट हुआ तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या बन गए, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट फिर से वो आगे ट्रांसफर कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जरा बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होस्ट में कंप्लीट किया, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कंप्लीट किया, मॉस्क्यूटो में। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, लिख लो। ये लो, इसको ऐसे कैसे बनाओ, जहां मैंने जो लिखा है वो लिखो। मच्छर को कुछ नहीं होता, मतलब देखो तुम कैसे हो तुम लोग, बोले हमें हो रहा है कुछ ना कुछ तो मच्छर को भी होना चाहिए। शिवरिंग अलग चीज होती है, चिल्स अलग है थोड़ा सा। कप कपी छूटना अलग होता है ना। कप कपी का मतलब वो बिल्कुल, अरे भाई तुमने, आई थिंक मेरे को जहां तक लग रहा है तुमने कभी ना कभी लाइफ में फील किया होगा, एक रजाई ओढ़ ली फिर भी चिल खत्म नहीं हो रही, बोले एक रजाई और, दो रजाई, तीन रजाई, फिर भी ठंडी खत्म नहीं हो रही, तो वो है चिल। वो किसकी वजह से हो रहा है, ये मलेरिया की वजह से। ठीक है, हाँ, और अगर एक दो रजाई ओढ़ने के बाद सर्दी में थोड़ी कमी आ जाए तो वो क्या है, नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा है। मिल गया मिल गया मिल गया। बस बस बस,